दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले एक पल रुककर सोचिए। जिस बच्चे को पानी तक छूने नहीं दिया गया, जिसने जमीन पर बैठकर पढ़ाई की, जिसने अपमान को रोज सहा, वही बच्चा एक दिन पूरे देश की किस्मत लिखकर गया। वही बच्चा एक दिन करोड़ों लोगों का पिता बन गया, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। आज हम उस दर्द, उस संघर्ष और उस जीत की कहानी खोलने जा रहे हैं, जिसने भारत को नया जन्म दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बाबा साहेब की सोच, उनके विचार और उनके संघर्ष का सम्मान करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारी इस मिशन को और मजबूत बनाती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1950 की ठंडी सुबह थी, जब दिल्ली की सड़कें धुंध की सफेद चादर में लिपटी हुई थीं, लेकिन संसद भवन के चारों ओर मानो इतिहास खुद सांस रोककर खड़ा था। इसी माहौल के बीच एक 10 साल का दुबला पतला लड़का अरिव अपने पिता के साथ संसद के विशाल दरवाजों की ओर बढ़ रहा था। उसका मन उत्सुकता से भरा था, पर उसे पता नहीं था कि आज का दिन उसकी पूरी जिंदगी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलने वाला है। उसके पिता संसद भवन में सफाई कर्मचारी थे और खास दिनों पर वे छोटे अरिव को साथ ले जाते थे। लेकिन आज वह नहीं समझ पा रहा था कि उनके पिता की आंखों में यह खास चमक क्यों है। जब वे संसद भवन के प्रांगण में पहुंचे, अरिव की नजर एक क्षण में ठहर गई। नीले सूट में एक विशाल व्यक्तित्व खड़ा था। उसके आसपास कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता और ऐसी चमक थी कि अरिव की सांस अटक गई। वह थे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। अरिव की नजरें उन पर टिकी ही रह गईं। वही पल था जिसमें अरिव के जीवन में एक चिंगारी जली, एक ऐसी चिंगारी जो बाद में आग बनेगी। समारोह की तैयारियां चल रही थीं। लोग भारत के पहले संविधान के लागू होने के क्षण को देखने के लिए उत्सुक थे। अरिव धीरे धीरे भीड़ से आगे बढ़ा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। अचानक आंबेडकर जी का ध्यान उस बच्चे पर गया। उन्होंने अपनी गहरी, थकी हुई लेकिन दृढ़ आंखों से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, उन अनगिनत रातों की थकान जो उन्होंने एक एक शब्द गढ़ने में बिताई थी। पर उसी चेहरे पर एक संतोष भी था, एक देश आज खड़ा हो रहा था। आंबेडकर जी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? अरिव ने धीरे से कहा, अरिव। और तुम जानते हो आज क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। अरिव ने सिर झुका दिया, नहीं बाबा साहेब, बस इतना लगता है कि कुछ बहुत बड़ा है। आंबेडकर जी उसके स्तर तक झुककर बोले, हाँ, बहुत बड़ा। आज भारत एक नया जन्म ले रहा है और इस जन्म को संभालने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों की होगी। अरिव ध्यान से सुन रहा था। तभी उन्होंने एक गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम मुझसे एक वचन लोगे? बच्चा चौंक गया। कौन सा वचन? यह कि तुम संविधान को सिर्फ पढ़ोगे नहीं, जियोगे भी। जब भी किसी को अन्याय में फंसा पाओगे, उसके साथ खड़े रहोगे, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। अरिव के अंदर एक अजीब सी ताकत उठी। उसने बिना झिझक कह दिया, मैं वचन देता हूँ। आंबेडकर जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यह वचन हल्का नहीं है, यह पूरे जीवन का संघर्ष है। उसी क्षण अरिव के भीतर एक चिंगारी जन्म ले चुकी थी। संविधान लागू होने का समारोह शुरू हुआ। लोग तालियों से गूंज उठे। भारत ने अपने नए युग की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन उसी भीड़ के एक कोने में एक छोटा बच्चा खड़ा था, जिसकी आंखों में एक आग जल चुकी थी। शाम को घर लौटते समय वह चुप था। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ? अरिव धीरे से बोला, आज मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसने पूरी दुनिया बदल दी, और मैंने एक वचन लिया है। पिता ने हंसकर कहा, कौन सा वचन? अरिव गंभीर आवाज में बोला कि मैं संविधान का रक्षक बनूंगा। पिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर वे नहीं जानते थे कि यह वचन एक दिन पूरे देश को हिला देगा। साल बीतते गए। अरिव बड़ा हुआ। स्कूल में हमेशा सवाल पूछने वाला, हमेशा न्याय की बात करने वाला। वह हर किताब पढ़ता था, कानून, इतिहास, संघर्ष, सब कुछ। उसका मन सिर्फ एक बात कहता था, संविधान सिर्फ कागज नहीं है, यह लोगों की सांस है।
एक दिन जब वह 17 साल का था, स्कूल में एक घटना हुई जिसने उसके वचन को पहली परीक्षा में डाल दिया। कक्षा में एक दलित छात्र सत्यन को उसकी जाति के कारण शिक्षक ने डांटते डांटते धक्का दे दिया। पूरी कक्षा चुप थी, लेकिन अरिव की आंखों में आग जल उठी। उसने जोर से कहा, यह गलत है। शिक्षक भड़क उठा, तू मुझे सिखाएगा? यह हमारा नियम है। अरिव ने कहा, नियम अगर इंसान को तोड़ दें तो वो नियम नहीं, अन्याय है। संविधान समानता का अधिकार देता है और आप उसे तोड़ रहे हैं। क्लास में सन्नाटा छा गया। शिक्षक गुस्से से लाल हो गया। जा अपने घर, पढ़ाई छोड़, बहुत संविधान शास्त्री बन गया है। लेकिन उस दिन पहली बार अरिव ने एक अन्याय को रोक दिया था। बच्चे उसे देखते रहे, कुछ डर में, कुछ सम्मान में। लेकिन जिस आग को वह जगा चुका था, वह पूरे गांव में फैलने वाली थी। शाम को कुछ गांव वालों ने उसे बुलाया। बहुत बोलने लगा है तू, जाति व्यवस्था को चुनौती देगा, हमें तू पसंद नहीं आया। धमकियां शुरू हो गई, पर अरिव डिगा नहीं। उसे याद था आम्बेडकर जी ने कहा था, जब पूरी दुनिया खिलाफ हो तब भी न्याय के साथ खड़ा रहो। उसने गांव में संविधान की कक्षाएं शुरू कर दी। महिलाएं, बच्चे, मजदूर सब धीरे धीरे उससे सीखने लगे। उसे समझ आने लगा था कि वचन सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए है जो अन्याय में फंसे हैं। पर जहां रोशनी बढ़ती है, वहां अंधेरा भी तेज हो जाता है। एक रात कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोककर कहा, बहुत संविधान का नाटक कर रहा है, आज तेरी आवाज निकाल देंगे। उन्होंने उसे पीटा, जमीन पर गिरा दिया। खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में आग अभी भी वही थी। उसने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन संविधान की रोशनी नहीं बुझा सकते। वे भाग गए, पर यह बात गांव में अग्नि की तरह फैल गई। अगले दिन जब लोग उसे खून से लथपथ देखे, तो पहली बार पूरे गांव में उसके समर्थन की लहर उठी। बच्चे बोले, भैया हमें भी सिखाओ। महिलाएं बोली, तुम्हारे साथ हैं। बूढ़े बोले, हमने जिंदगी भर अत्याचार सहा है, अब बदलाव चाहिए। गांव बदलने लगा, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह वचन अब आग बनने वाला था, एक ऐसी आग जो पीढ़ियों को जलाएगी नहीं, बल्कि रोशनी देगी। गांव में अचानक एक अफवाह फैलने लगी कि 26 नवंबर के दिन कुछ बड़ा होने वाला है, और लोग आपस में यह चर्चा करने लगे कि क्या यह वही संकेत है जिसका जिक्र बाबा साहेब ने अपने भाषणों में किया था, जहां उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब जनता खुद जागेगी। और अब ऐसा लग रहा था कि वह चेतना धीरे धीरे इस गांव के लोगों में लौट रही है, क्योंकि लंबे समय से यह गांव भेदभाव, डर और गलत फैसलों के बोझ से दबा हुआ था। लेकिन अरुण और उसके दोस्तों के प्रयासों ने मानो सोई हुई आत्माओं में एक नई जान डाल दी हो। और लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि अपने हक, सम्मान और बराबरी के लिए एक ढाल है, एक ऐसा हथियार जिसे कोई छीन नहीं सकता। और इसी समझ ने गांव में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी थी, इतना कि जो लोग पहले चुप रहते थे, वही अब अपनी आवाज उठाने की तैयारी कर रहे थे। और सबकी नजरें अब गांव की उस पुरानी पंचायत पर टिक गई थीं, जहां वर्षों से अन्याय होता आया था, जहां फैसले ताकत के आधार पर होते थे, न्याय के नहीं। और अब पहली बार लोग कह रहे थे कि इस बार निर्णय संविधान के आधार पर होगा, न कि दबाव के। और यह सुनकर गांव के पुराने प्रभुत्वशाली लोग घबरा गए, क्योंकि उनके हाथ से वह नियंत्रण निकल रहा था जिसे वे पीढ़ियों से पकड़े हुए थे। और वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि अरुण और उसकी सोच इतनी जल्दी पूरे गांव में कैसे फैल गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब किसी विचार की नींव सच्चाई पर टिकी हो और उसे बाबा साहेब जैसे महान व्यक्तित्व की रोशनी मिले, तो वह विचार एक चिंगारी से तूफान बन जाता है। और यही तूफान धीरे धीरे गांव में उठ रहा था। पर असल परीक्षा तो अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ लोग इस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वे छिपकर योजनाएं बना रहे थे कि 26 नवंबर से पहले अरुण को कैसे रोका जाए, कैसे उसे कमजोर किया जाए, ताकि संविधान की बात उठाने वाली उसकी आवाज दब जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अरुण का हौसला किसी डर या धमकी से टूटने वाला नहीं था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सही बात के लिए खड़ा होता है और उसके दिल में बाबा साहेब की शिक्षाएं गूंजती हैं, तब उसकी आत्मा खुद एक आग बन जाती है। और अरुण के अंदर अब वही आग जल रही थी।
और इसी आग ने उसे वह हिम्मत दी कि वह आने वाले हर संकट का सामना कर सके। और अभी तक जो उसकी यात्रा थी वह केवल शुरुआत थी। असली टकराव तो अभी आने वाला था, क्योंकि बदलाव जितना खूबसूरत लगता है उतना ही बड़ा संघर्ष भी लेकर आता है। और उस संघर्ष की दस्तक अब पास आती जा रही थी। 26 नवंबर नजदीक आते आते गांव में एक अजीब सी खामोशी उतरने लगी। जैसे आंधी आने से पहले पेड़ थम जाते हैं, हवा रुक जाती है और माहौल अचानक भारी हो उठता है, ठीक वैसे ही गांव के हर कोने में एक तनाव फैलने लगा था। क्योंकि अरुण का संदेश अब सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि बुजुर्गों, महिलाओं, मजदूरों और यहाँ तक कि उन लोगों तक पहुँच चुका था जो खुद को हमेशा कमजोर समझते थे। और यही बात गांव के पुराने प्रभुत्वशाली लोगों को चुभ रही थी, खासकर ठाकुर रणवीर सिंह को, जो इस गांव का दशकों से तयशुदा सरपंच था और जिसके फैसले अंतिम माने जाते थे। मगर पहली बार कोई उसके फैसलों को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था, और वह भी कोई ताकतवर परिवार वाला नहीं, बल्कि अरुण जैसा साधारण लड़का जिसने बस एक किताब, भारत का संविधान, अपने हाथ में पकड़ रखी थी। और इसी किताब ने रणवीर की सत्ता की जड़ें हिलानी शुरू कर दी थी। इसलिए रणवीर ने अपने खास लोगों को बुलाकर कहा कि यह लड़का गांव की हवा बिगाड़ रहा है, और अगर इसे न रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां हमारे सामने सिर नहीं झुकाएंगी। तभी उसके चेलों में से एक ने कहा कि 26 नवंबर से पहले अरुण को ऐसा सबक देना होगा जिसकी वजह से वह दोबारा संविधान का नाम तक न ले सके। और यह सुनकर सबने हामी भी भर दी, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि अरुण इन सब साजिशों से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था, क्योंकि गांव के कुछ ईमानदार लोग गुप्त रूप से उसके पास खबरें पहुंचा रहे थे। और जब अरुण को पता चला कि उसके खिलाफ यह सब चल रहा है, तो उसने एक पल को डर महसूस किया, लेकिन अगले ही पल उसे बाबा साहेब की वह बात याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। और यह वाक्य अरुण की रगों में बिजली की तरह दौड़ गया। उसने सोचा कि अगर मैं डर गया तो गांव का हर वो व्यक्ति डर जाएगा जिसे आज पहली बार अपना हक देखने की उम्मीद मिली है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह पीछे हटने के बजाय इस डर का सामना करेगा। और इसी हिम्मत के साथ उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा कि 26 नवंबर को गांव की चौपाल पर एक सभा रखी जाएगी, जहां वह संविधान के बारे में हर व्यक्ति को बताएगा, और कोई चाहे तो उसका विरोध भी कर सकता है, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। इस बात ने गांव में एक और लहर पैदा कर दी। कुछ लोग अरुण के समर्थन में खड़े होने लगे, कुछ तटस्थ हो गए और कुछ विरोध में। लेकिन चर्चा अब हर घर में होने लगी थी, और यह चर्चा वही थी जिसे अरुण पाना चाहता था, क्योंकि परिवर्तन वहाँ से शुरू होता है जहाँ सवाल उठते हैं। और अब गांव सवालों से भर चुका था, पर दूसरी तरफ रणवीर और उसके लोग भी तैयारी में लगे थे, और उन्होंने तय कर लिया था कि सभा के दिन केओस पैदा किया जाएगा ताकि अरुण की आवाज दब जाए। और यह सुनकर गांव के माहौल में एक अनकहा डर फैल गया। लेकिन अरुण बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसके भीतर जो आग जल रही थी वह किसी भी तूफान को झेल सकती थी। और वह जानता था कि जब सच्चाई सामने आती है तो कई झूठ अपने आप गिरने लगते हैं। वह बस चाहता था कि लोग समझें कि संविधान केवल पढ़ने की चीज नहीं बल्कि जीने की चीज है। और इस सोच ने उसे एक साधारण युवक से एक समाज जागरूक नेता में बदलना शुरू कर दिया था। और अब जबकि सभा का दिन बस एक रात दूर था, गांव की हवा में एक अनजाना कंपन था, मानो आने वाला दिन इतिहास लिखने वाला हो। आखिर 26 नवंबर की सुबह ही गई, और गांव में ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से चुप पड़ा कोई इतिहास आज अपनी आंखें खोल रहा हो। चौपाल की ओर जाने वाले रास्तों पर लोग धीमे धीमे जमा होने लगे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ उम्मीद लेकर और कुछ डर की वजह से, क्योंकि सब जानते थे कि आज जो होने वाला है वह गांव की किस्मत तय करेगा। अरुण भी अपने घर से निकलकर चौपाल की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी नीली किताब थी, भारत का संविधान, जिसकी जिल्द किनारों पर घिस चुकी थी, लेकिन उसके शब्दों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह हर कदम के साथ और मजबूत महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे बाबा साहेब खुद उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसके साथ चल रहे हों। दूसरी तरफ रणवीर सिंह और उसके लोग पहले से ही चौपाल पर मौजूद थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा घमंड और डर मिला जुला था, क्योंकि वे जानते थे कि सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती।
और आज उनकी सत्ता पर ही सवाल उठने वाला था। जैसे ही अरुण चौपाल पहुंचा, भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। हर नजर उसी पर टिक गई और वह बिना किसी डर के ठीक बीच में खड़ा हो गया। उसने किताब खोलकर कहा कि आज संविधान दिवस है, वह दिन जब हमारे देश ने एक ऐसी रोशनी अपनाई जो किसी के डर या भेदभाव से नहीं बुझ सकती। उसके शब्द गांव में फैलने लगे और लोग ध्यान से सुनने लगे। तभी अचानक रणवीर ने जोर से कहा कि ये लड़का गांव की परंपराओं के खिलाफ आग लगा रहा है। लेकिन अरुण ने तुरंत जवाब दिया, अगर परंपरा किसी को नीचा दिखाती है तो उसे बदलना जरूरी है, क्योंकि संविधान हर भारतीय को बराबर का हक देता है। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी और पहली बार लोगों ने देखा कि कोई रणवीर से बिना डर के बात कर रहा है। इससे रणवीर गुस्से से लाल हो गया और उसने इशारे से अपने आदमियों को आगे बढ़ने को कहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। गांव के बुजुर्ग, जो आमतौर पर चुप रहते थे, अचानक आगे आ गए और बोले, आज पीछे हटना मत अरुण, तू सही बात कह रहा है। यह सुनकर भीड़ में हिम्मत की लहर दौड़ गई और लोग एक एक कर अरुण के पीछे खड़े होने लगे। इससे रणवीर की योजना टूटने लगी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भीड़ में डर फैलाने के लिए चिल्लाया कि अगर आज नियम बदलने लगे तो कल कोई भी हमारी नहीं सुनेगा। लेकिन अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो बात है रणवीर बाबू, आज तक सिर्फ कुछ लोगों की सुनी गई है, अब से सबकी सुनी जाएगी। और यह वाक्य गांव के दिल में तीर की तरह लगा। तभी पर्दे के पीछे छिपा हुआ तनाव अचानक एक टकराव में बदलने वाला था कि तभी गांव के स्कूल की मास्टरनी शांति देवी आगे आईं और बोली कि अगर संविधान पढ़ने और समझने में किसी को डर लगता है तो असल समस्या किताब में नहीं, मन में है। उनके शब्दों ने भीड़ को एक और हिम्मत दी और अब रणवीर पूरी तरह असहाय दिखने लगा। तभी अरुण ने संविधान का प्रियम्बल जोर से पढ़ना शुरू किया। हम भारत के लोग, यह सुनकर पूरा चौपाल जैसे थम गया और फिर धीरे धीरे लोग उस लाइन को दोहराने लगे, इतना कि पूरा गांव गूंज उठा। रणवीर के आदमी अब पीछे हटने लगे क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि विचार की लड़ाई को बल से नहीं जीता जा सकता। और इस तरह अरुण ने उस दिन सिर्फ एक सभा नहीं की, बल्कि गांव की आत्मा में बस चुके डर को तोड़ दिया। और जब उसने पुस्तक बंद की तो लोगों की आंखों में एक नई चमक थी, मानो वे पहली बार खुद को भारतीय महसूस कर रहे हों। बराबरी के नागरिक, किसी के नीचे नहीं, किसी के ऊपर नहीं, बस इंसान। और उसी शाम अरुण घर लौट रहा था जब एक बुजुर्ग ने उसका रास्ता रोककर कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ संविधान नहीं पढ़ाया, तुमने हमें खुद से मिलवाया है। यह सुनकर अरुण की आंखें भर आईं और वह आकाश की ओर देखकर धीरे से बोला, बाबा साहेब, आपका सपना शायद आज एक छोटे से गांव में सच होने लगा है। और हवा जैसे उसकी बात को उठाकर पूरे गांव में फैला ले गई। उस रात उस गांव में सिर्फ 26 नवंबर नहीं मनाया गया, एक नया जन्म मनाया गया। और उस दिन से लोग सिर्फ संविधान दिवस नहीं मनाते थे, बल्कि उस जागरण को याद करते थे जब एक साधारण लड़के ने एक किताब के सहारे पूरे गांव को खड़ा कर दिया था। और वक्त के साथ यह कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक फैल गई और अरुण का नाम उन लोगों में लिया जाने लगा जो आवाज नहीं बल्कि विचार जगाते हैं। और विचार कभी मरते नहीं, बस पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी तरह यह कहानी भी जो आज यहाँ खत्म होती है, वास्तव में खत्म नहीं होती। यह हर उस दिल में चलती रहती है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर विश्वास करता है।